चलो बेटा, आज अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे। सरल रेखा अपना हो चुका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वृत्त अपना हो चुका है। अब अपन आएंगे शांकव परिच्छेद कॉनिक सेक्शन पर, और कॉनिक सेक्शन में अपन पढ़ेंगे 3 चैप्टर। पहला परवलय, दूसरा दीर्घवृत्त और तीसरा अति परवलय। तो क्या पढ़ने वाले हैं अपन? कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन मतलब हिंदी में शांकव परिच्छेद। शांकव परिच्छेद, इसमें कितने चैप्टर पढ़ेंगे अपन? 3। पहला क्या पढ़ेंगे? पैराबोला, परवलय। फिर दूसरा पढ़ेंगे हम एलिप्स, दीर्घवृत्त। और तीसरा पढ़ेंगे हाइपरबोला, अति परवलय। ये 3 चैप्टर हमें इस शांकव परिच्छेद में पढ़ने हैं। अब शांकव परिच्छेद क्या होता है पहले उसकी बात कर ले भाई। शांकव परिच्छेद बार बार बोल रहे थे। शांकव परिच्छेद होता क्या है ना? जैसे कोण होता है, कोण देखा है आपने? अगर उस कोण को, कोण होता है ना ऊपर से, फनल, कोण, कुपी, ठीक है। तो उस कोण को अगर हम बिल्कुल ऐसा काट देंगे क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, तो ऊपर हमें एक वृत्त दिखता है। उस कोण को अगर हम ऐसा तिरछा काटेंगे तो हमें एक दीर्घवृत्ताकार आकार मिलके मिलेगा। और उस दीर्घवृत्ताकार आकार को अगर हम फिर से पूरा काट दें तो हमें अति परवलय भी मिलेगा, परवलय भी मिलेगा। ये आकार वहां से आते हैं, शांकव परिच्छेद वहां से आता है। अब परिभाषा क्या होती है, अपन उस परिभाषा को लिखते हैं। एक चलित बिंदु इस प्रकार गति करता हो कि उसकी एक स्थिर बिंदु तथा एक स्थिर रेखा से दूरियों का अनुपात, एक चलित बिंदु इस प्रकार गति करता हो कि उसकी एक स्थिर बिंदु तथा एक स्थिर रेखा से दूरियों का अनुपात सदैव अचर रहता हो, तो बिंदुपथ एक शांकव कहलाता है। क्या लिखा है हमने? एक चलित बिंदु इस प्रकार गति करता हो कि उसकी एक स्थिर बिंदु तथा एक स्थिर रेखा से दूरियों का अनुपात सदैव कैसा रहे? अचर रहे, तो बिंदु का बिंदुपथ एक शांकव कहलाता है। कोई ना कोई तो स्थिर बिंदु होगा S, एक चलित बिंदु P, इसकी एक स्थिर रेखा से दूरी और स्थिर बिंदु से दूरी। अब ये ध्यान रखिएगा कि जो अनुपात होगा वो बिंदु से दूरी तथा रेखा से दूरी का होगा, उसका विपरीत व्युत्क्रम नहीं होगा। रेखा से दूरी तथा बिंदु से दूरी का अनुपात नहीं होगा। अनुपात किसका होगा? स्थिर बिंदु से दूरी तथा स्थिर रेखा से दूरी। ये PS/PM यह क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये PS/PM कांस्टेंट होगा तो बिंदु P का बिंदुपथ एक शांकव कहलाएगा। बिंदुपथ कैसा भी आ सकता है इस तरह से, तो बिंदु P का बिंदुपथ एक शांकव कहलाता है। अब ये शांकव, परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय कुछ भी बन सकता है। उसके पहले अपन 2-3 चीजें ध्यान दें कि जो स्थिर बिंदु होता है वह क्या कहलाता है, जो स्थिर रेखा होती है वह क्या कहलाती है, और जो दूरियों का अनुपात है, अचर अनुपात, वह अचर अनुपात क्या कहलाता है। तो ध्यान देंगे, स्थिर बिंदु नाभि, फोकस, कहलाता है। स्थिर रेखा
नियता डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। तो जो स्थिर बिंदु है ये वाला S, ये क्या कहलाएगा? नाभि। ये स्थिर रेखा क्या कहलाएगी? नियता। इसका स्थिर बिंदु से दूरी और स्थिर रेखा से दूरी का अनुपात असल में नाभि से दूरी और नियता से दूरी का अनुपात हो गया। अब उनको नाम मिल चुके हैं, नाभि और नियता, तो क्या बोलेंगे? नाभि से दूरी तथा नियता से दूरी का अनुपात, अचर अनुपात। उत्केंद्रता कहलाता है। इसेंट्रिसिटी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता कहलाता है। इसको स्मॉल ई से दर्शाते हैं, उत्केंद्रता कहलाता है। इसका मतलब यहाँ जो सारी कहानी थी, ये पी एस अपॉन पी एम, ये अचर अनुपात ई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? अचर अनुपात ई के बराबर होता है। ये है शांकव की परिभाषा कि एक चलित बिंदु इस प्रकार से गति करे कि उसकी नाभि से दूरी और नियता से दूरी का अनुपात सदैव कांस्टेंट रहे। और वो कांस्टेंट क्या होगा, अब हम उसकी बात करेंगे। वो कांस्टेंट कभी 1 होगा, कभी 1 से बड़ा होगा, कभी 1 से छोटा होगा, तो कब कौन सा शांकव बनेगा। चलिए उसको भी हम लिख लेते हैं। ई पर निर्भर करता है शांकव का आकार, है ना। तो इफ इक्वल टू 1 तो परवलय बनता है, ई ग्रेटर देन 1 तो अति परवलय बनता है, ई लेस देन 1 तो दीर्घवृत्त बनता है। तो डिपेंड किस पे करेगा? ई पर। ये बन गया परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय। ई बराबर 0 तो एक वृत्त बन जाएगा। और ई अगर अनंत हो गया, ई 0 कब होगा? जब पी एस 0 होगा, मतलब स्थिर बिंदु से दूरी ही 0 हो गई। और अनंत कब होगा? जब स्थिर रेखा से दूरी 0 हो गई। तो सरल रेखा युग्म बन जाता है। तो सरल रेखा युग्म बनता है। तो इस पर डिपेंड करता है परवलय है या नहीं है, अति परवलय है या नहीं है, दीर्घवृत्त है या नहीं है। ठीक है। अब शांकव का जो समीकरण होगा वो कहाँ से आएगा? उसके पहले अपन द्विघात के व्यापक समीकरण की बात कर लें। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, द्विघात का व्यापक समीकरण क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है द्विघात का व्यापक समीकरण। ठीक है। आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, सरल रेखा युग्म जब पढ़ रहे थे, सरल रेखा के बिल्कुल लास्ट वाला टॉपिक सरल रेखा युग्म, तब भी मैंने ये चीज़ें बताई थी कि द्विघात का व्यापक समीकरण के लिए सबसे पहले क्या चेक करना पड़ता है? डेल्टा। डेल्टा कैसे आता है? ए एच जी बी एफ सी और डेल्टा इक्वल टू ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ये चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती है। अब इस डेल्टा के 0 होने पर या नॉन ज़ीरो होने पर हमें शांकव मिलने लगते हैं, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, ये सब मिलने लगते हैं। तो कब कौन सा मिलेगा वो भी मैं आपको एक बार फिर से लिखवा देता हूँ, ताकि हमें कभी भी कोई सवाल आ जाए तो हमें पहचानने में कोई समस्या ना हो। देखिए 1 बाय 1 लिखते हैं। पहला, इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, H इक्वल टू 0, A इक्वल टू B, तो क्या बनता है? एक वृत्त बनता है। इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, H स्क्वायर बराबर AB, तो पैराबोला बनेगा, एक परवलय बनेगा। इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, H स्क्वायर लेस देन AB, तो बनेगा आपके पास दीर्घवृत्त। ठीक है।
ये एक बार सरल रेखा युग्म के समय मैंने लिखवाए थे, फिर भी हम दोबारा लिख रहे हैं। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, एच स्क्वायर ए बी से बड़ा हो तो बनता है आपके पास अति परवलय। इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी और a प्लस बी बराबर 0, तो बनता तो अति परवलय ही है। अति परवलय का एक प्रकार बनता है, वो होता है आयतीय अति परवलय, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। 6, इन पहले 5 के लिए डेल्टा का मान अशून्य होता है। फिर इफ डेल्टा इक्वल टू 0, तो सरल रेखा युग्म बनता है। इफ डेल्टा इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर बराबर ए बी, एच स्क्वायर बराबर ए बी ऊपर भी आया है, लेकिन वहां डेल्टा शून्य था, यहाँ डेल्टा शून्य है, तो समांतर रेखा युग्म, सरल रेखा युग्म तो बनेगा, लेकिन उसमें जो दोनों रेखाएं होंगी वो आपस में समांतर होंगी। इफ डेल्टा इक्वल टू 0 और a प्लस बी इक्वल टू 0, तो लंबवत रेखा युग्म, लंबवत रेखाओं का युग्म मिलेगा। और लास्ट, इफ डेल्टा इक्वल टू 0, एच स्क्वायर लेस देन ए बी, एच स्क्वायर लेस देन ए बी एक बार पहले भी आया। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें, ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। वृत्त के अंदर तो यहाँ आपको मिलेगा एक बिंदु, सिर्फ एक बिंदु को दर्शाता होगा, तो ये अपनी पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कवर कर रहा है। बिंदु, सरल रेखा, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय, अंतिम चैप्टर आयतीय अति परवलय, लास्ट टॉपिक तक जाएगा। तो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उस द्विघात के व्यापक समीकरण से चल रही है। तो सबसे पहले द्विघात के व्यापक समीकरण में आपको क्या चेक करना पड़ेगा, डेल्टा। डेल्टा का मान निकालने के बाद फिर आप एच स्क्वायर और ए बी का संबंध देखोगे, उस संबंध के अनुसार निष्कर्ष निकालोगे कि कब कौन सा वक्र या कौन सा शांकव बनने वाला है। अब किस तरह के सवाल बनेंगे, हम सवाल भी सॉल्व कर लेते हैं, कुछ उदाहरण करते हैं और समझते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करना है। चलिए बेटा सवाल देखते हैं। 3 सवाल लिखे हैं मैंने, तीनों सवाल एक ही जैसे हैं कि उपरोक्त समीकरणों से बनने वाले शांकव का नाम बताएं। तो ये रहा पहला वाला, उसमें पहले ए बी सी एफ जी एच को पहचानेंगे। तो समीकरण है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 20x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 10, यहाँ पर क्या होता है 2hxy, तो h का वैल्यू -1, g का वैल्यू 10 और f का वैल्यू 0। सबसे पहले किसको चेक किया जाएगा, डेल्टा को, a b h GH B F C, ये होता है डेल्टा, है ना। तो इसको लिख देते हैं, ए का मान 1, जी का मान 10, एच का मान -1, बी का मान 1, एफ का मान 0 0 और सी का मान 10। और इसको हल कर लेते हैं, डेल्टा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू 1 इंटू 10 माइनस 0 माइनस 10 इंटू 100 माइनस 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1। तो यहीं से डेल्टा को चेक करके पता चल रहा है कि वो अशून्य आ रहा है। उसका मान क्या है मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इतना देखना है कि वो शून्य है या अशून्य है। अगर वो शून्य है तो सरल रेखा युग्म में चले जाएगा, और अगर वो अशून्य है तो कॉनिक में आ जाएगा, ठीक है। तो अशून्य है। अच्छा, एच स्क्वायर की वैल्यू वो 1 आ रही है।
a इंटू बी की वैल्यू 1 आ रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि एच स्क्वायर बराबर ए बी आया। तो यहाँ से और यहाँ से क्या रिजल्ट निकला, परवलय। क्या बन रहा है ये, एक परवलय बन रहा है, क्योंकि डेल्टा शून्य है और एच स्क्वायर बराबर ए बी है। इस तरीके से सवाल को हल करना है। जैसे मैं यहीं पे आपको दूसरा सवाल बताऊं, इसमें डेल्टा का मान निकालोगे तो वह शून्य आएगा। सेकंड क्वेश्चन के अंदर 13x स्क्वायर माइनस 18xy प्लस 37y स्क्वायर, इसमें हल करोगे डेल्टा का मान अशून्य आएगा। और एच स्क्वायर कितना आएगा, 81। a इंटू बी कितना आएगा, a इंटू बी को सॉल्व कर लेंगे, a इंटू बी आएगा 13 इंटू 37। तो 13 इंटू 37, इसका मतलब क्या हुआ, एच स्क्वायर लेस देन ए बी। तो डेल्टा अशून्य आएगा। आप हल करके देख लेना, एच स्क्वायर ए बी से छोटा आया, इसका मतलब क्या बनेगा, ये एक एलिप्स बन रहा होगा, एक दीर्घवृत्त बन रहा होगा। सवाल करने का ये तरीका है, उसमें से संख्याएं उठानी है और उनको चेक करके देखना है कि उससे क्या बनने वाला है। इसी तरीके से हम तीसरे वाले सवाल को करते हैं। देखिए तीसरे वाले में सॉल्व करें तो तीसरे में ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, एच की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 17, जी की वैल्यू 2 और एफ की वैल्यू -3। ये सारी वैल्यू मिल गई। ठीक, डेल्टा निकाला जाए, ए एच जी बी एफ सी। ठीक है, इसको निकालेंगे तो डेल्टा की वैल्यू 0 0, सी का वैल्यू 17 था आपके पास, ए बी सी लिख दिया मैंने, एच 1 1, जी 2 2, एफ -3 डेल्टा की वैल्यू 0 इंटू -1 इंटू 17 प्लस 6 प्लस 2 इंटू -3। फिर से सॉल्व करने पर साफ पता लग रहा है कि अशून्य आ रहा है। चलिए, हमें मान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना देखना है कि शून्य आया या अशून्य आया, ये डेल्टा आ गया। अच्छा, और देखा जाए तो एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आ रहा है, ए प्लस बी का मान 0 भी आ रहा है। तो इन तीनों से क्या निष्कर्ष निकलता है, एच स्क्वायर ए बी से बड़ा हो और ए प्लस बी का मान 0 हो, डेल्टा शून्य हो, तो क्या बनता था बेटा, आयतीय अतिपरवलय। 5वें नंबर पे लिखा था अपन ने अभी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आयतीय अतिपरवलय। आपके पास इसका आंसर बन जाएगा। इस तरीके से सवाल को हल करना है हमें। सबसे पहले तो डेल्टा को चेक करो, शून्य या अशून्य, फिर एच स्क्वायर निकालो, ए बी निकालो, एच स्क्वायर ए बी का संबंध ज्ञात करो। देखिए चौथे सवाल पे आइए। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि यदि समीकरण एक बिंदु को दर्शाता है तो लैम्डा का मान क्या होगा। अब बिंदु को दर्शाने की, पॉइंट नंबर 9 में लिखा था, बिंदु को दर्शाने की शर्त क्या लिखी थी, शर्त लिखी थी डेल्टा इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर लेस देन ए बी, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो एच स्क्वायर लेस देन ए बी। अच्छा, ए का मान कितना है इसमें, ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान लैम्डा, एच का मान 1/2, जी का मान -3/2 और एफ का मान 5/2, ऐसा मिल रहा है। तो सबसे पहले तो इसी को चेक कर लें कि एच स्क्वायर ए बी से छोटा है कि नहीं है। एच स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर लेस देन ए बी, 2 और 3, तो ये तो बन रहा है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन इसमें लैम्डा आया भी नहीं, क्योंकि हमें मान किसका ज्ञात करना था, लैम्डा का। तो हमें किस पर आना पड़ेगा फिर, डेल्टा इक्वल टू 0 पर। तो डेल्टा बनाते, डेल्टा क्या था, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस BG स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। सारणिक से भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। ए बी सी 2 3, सी का मान लैम्डा प्लस 2, एफ का मान 5/2, जी का मान -3/2, एच का मान 1/2 माइनस BG स्क्वायर, जी मतलब -3/2 का होल स्क्वायर, बी की वैल्यू भी रखेंगे, बी 3 है, माइनस AF स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, तो माइनस लैम्डा इंटू एच 1/2 का होल स्क्वायर, और ये सब किसके बराबर हो जाए, 0 के। डेल्टा इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए हल किया जाए, 6 लैम्डा
2 और 2 कटा तो -15/2, नहीं 15/4, 15/4 -27/4 -25 तो 50/4 माइनस λ/4 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया ये 24 लैम्डा -15 -27 -50 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, कुछ ऐसा हमें मिल रहा है। तो ये हुआ आपके पास 23 लैम्डा, -15 -27 और -50 उधर चला जाएगा तो 50 + 27 + 15, 23 लैम्डा इज इक्वल टू 50 और 20 70 77 77 10 87 87 और 5 92। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको। लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, कितनी आ रही है 23 × 4, बिल्कुल ठीक। तो लैम्डा का मान कितना आ गया 4, 23 × 4 हमें 92 मिल रहा है, बिल्कुल बराबर तरीके से। ये आपके पास लैम्डा का मान आ गया। तो आप डेल्टा जो सारणिक से हल कर रहे थे ना, उसको इससे भी हल कर सकते हो। अब ये वाला भी याद करके रखोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी जब डेल्टा को यूज़ करना हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्या कह रहा है कि दिए गए समीकरण से बनने वाले शांकव का नाम। और समीकरण डायरेक्टली नहीं दिया है, समीकरण थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है, प्राचल के रूप में दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पांचवें में पहले टी गायब करना पड़ेगा। x = t² + t + 1, y = t² - t + 1। अगर हम घटा दें तो ये कट जाएगा, x - y = आएगा आपके पास 2t। तो t का मान आता है x - y/2, t का मान मिल जाएगा। इस t को रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस t। तो x = t² + t + 1 में x = x - y/2 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये बन जाएगा 4x = x² + y² - 2xy प्लस 2x - 2y + 4, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। और हल करते हैं इसको, तो ये आपके पास बन रहा है x² + y² - 2xy - 2x - 2y + 4 = 0। अभी तो शांकव का समीकरण बना है, नाम तो अब इसके बाद बताएंगे। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4, g की वैल्यू -1, h की वैल्यू -1, f की वैल्यू -1। तो h² की वैल्यू 1 और ab की वैल्यू 1। तो h² बराबर ab तो आ गया जो हमें चाहिए था, h² बराबर ab मिल गया, क्योंकि h² बराबर ab आना जरूरी है। डेल्टा उसके बाद की बात है। h² बराबर ab पर सरल रेखा युग्म या तो समांतर वाला बन सकता है और h² बराबर ab पर परवलय भी बन सकता है। तो अब क्या चेक करेंगे, डेल्टा चेक डेल्टा। तो डेल्टा इज इक्वल टू ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। तो डेल्टा इज इक्वल टू ABC 1 1, C की वैल्यू 4, तो 4 प्लस 2F -1, G -1, H -1 तो -1 माइनस A 1 × -1 का होल स्क्वायर, B 1 × -1 का होल स्क्वायर, C -4 × -1 का होल स्क्वायर। तो डेल्टा की वैल्यू चेक कर लेते हैं, 4 - 2 -1 -4। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ गया भाई। हम यही तो चाहते थे कि डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं आए। तो इससे और इससे क्या कंक्लूड हुआ कि जो शांकव बनेगा वो शांकव कौन सा बनेगा, परवलय बनेगा। ये आपको बता दें कि सवाल IIT एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये वाला बिल्कुल IIT एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था ये वाला। टी एक प्राचल था, तो पहले टी को हटाया गया, XY में समीकरण बनाया गया। अब उस समीकरण में फिर चेक कर रहे हैं कि वो कौन सा शांकव बनेगा। इसके पहले के सवालों में आपको ये समीकरण डायरेक्टली दिया जा रहा था, अब डायरेक्टली नहीं दे रहे, ठीक है। अब इसी तरीके का सवाल 6 नंबर है, उसमें ये P और Q जो दिए जा रहे हैं सब कुछ रूट में जा रहा है, √PX + √QY = 1। चलिए उसको भी बनाते हैं अपन। पहले सिंपल समीकरण में बदलेंगे और फिर उस समीकरण को देखेंगे कि उसके लिए h² और ab का संबंध क्या आता है, डेल्टा कैसे आता है, और उसके बाद शांकव का नाम बता पाएंगे। उसके पहले हम कुछ भी नहीं कह सकते कि इस समीकरण से कौन सा शांकव बनने वाला है।
तो शुरू करें 6 नंबर वाले को, अंडर रूट पी एक्स प्लस अंडर रूट क्यू वाई इक्वल टू 1। दोनों तरफ वर्क करेंगे, अंडर रूट पी एक्स प्लस अंडर रूट क्यू वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस 2 अंडर रूट इक्वल टू 1। अंडर रूट अभी भी नहीं हटा, फिर से वर्क करना पड़ेगा। तो पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट पी क्यू एक्स वाई, और पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू पी क्यू एक्स वाई। प्लस 1 ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। 2p क्यू एक्स वाई माइनस 2 क्यू वाई माइनस 2 पी एक्स इक्वल टू 4 पी क्यू एक्स वाई। और अरेंज करें, माइनस 2 पी क्यू एक्स वाई माइनस 2 पी एक्स माइनस 2 क्यू वाई प्लस 1 बराबर 0। ये समीकरण बन के उपस्थित हुआ है आपके सामने, ये तो समीकरण बना। अब इसके लिए क्या चेक करेंगे, डेल्टा। तो डेल्टा क्या होगा, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर। तो डेल्टा की वैल्यू ए बी सी कितना है, यहाँ लिख सकते हैं, ए की वैल्यू पी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्यू स्क्वायर, सी की वैल्यू 1, एच की वैल्यू माइनस पी क्यू, जी की वैल्यू माइनस पी, एफ की वैल्यू माइनस क्यू। ये सारी वैल्यूज़ भी उपस्थित हैं आपके पास, ठीक है। रखिए इसमें ए बी सी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2FGH, तो ये बन जाएगा माइनस 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 हो जाएगा, माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर बी, तो माइनस क्यू स्क्वायर जी की वैल्यू, तो प्लस, तो माइनस हो जाएगा वापस, ठीक है। फिर माइनस 1 इंटू एच स्क्वायर, तो माइनस माइनस ही रहेगा, माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर एफ स्क्वायर का मतलब क्यू स्क्वायर, कुछ ऐसा आपको मिल रहा है ये। तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कटेगा, नॉन ज़ीरो आ रहा है, दिख रहा है साफ साफ कि डेल्टा की वैल्यू कैसी आ गई, नॉन ज़ीरो आ गई। हमें मान नहीं निकालना, मैं फिर कह रहा हूँ, उस मान को ज्ञात करने पे समय मत खराब करो, सिर्फ इतना चेक कर लो कि वो ज़ीरो आया या नॉन ज़ीरो आया। अच्छा, एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, ए बी। डेल्टा अशून्य भी है, एच स्क्वायर बराबर ए बी भी है, तो क्या बनेगा, ये परवलय बनेगा। ये शांकव इस समीकरण से जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, परवलय बनने वाला है। ये है तरीका सवाल को हल करने का। तो दो तरह के सवाल बन सकते हैं, पहला समीकरण डायरेक्टली दिया हो, दूसरा समीकरण इस रूप में दिया हो जिसे हमें पहले हल करके लाना हो और फिर चेक करना हो कि शांकव क्या बनेगा। नोट कर लीजिए आप इसको। अगली हेडिंग देखिएगा बेटा, सम यूजफुल टर्म्स, है ना। कुछ चीजें हैं जो शांकव में, मतलब परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय में कॉमन है, उनकी बात कर रहे हैं। पहला एक्सिस, अक्ष। कौन सा, एक्स अक्ष वाई अक्ष की बात नहीं कर रहे, शांकव के अक्ष की बात कर रहे हैं। ये अक्ष क्या होता है, नियता के
लंबवत रेखा जो नाभि से गुजरती है। नियता के लंबवत रेखा जो नाभि से गुजरती है वह अक्ष कहलाती है। तो नियता के तो लंबवत होगी और कहां से गुजरेगी? नाभि से गुजरेगी। ठीक है। सेकंड, वर्टेक्स, शीर्ष। ये शीर्ष क्या होता है? वक्र तथा अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु, ये कहलाता है शीर्ष। वक्र तथा अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु। तीसरा, सेंटर। वक्र की या शांकव की प्रत्येक जीवा को समद्विभाजित करने वाला बिंदु। प्रत्येक जीवा को समद्विभाजित करने वाला बिंदु, वह क्या कहलाता है? केंद्र। इसे केंद्र कहेंगे। चौथा, नाभीय जीवा। फोकल कॉर्ड। नाभीय जीवा, फोकल कॉर्ड क्या होता है? वह जीवा जो नाभि से गुजरती है। वह जीवा जो नाभि से गुजरती है, मतलब नाभि से गुजरने वाली जीवा, जीवा तो है लेकिन कहां से गुजर रही है? नाभि से। वो क्या कहलाएगी? नाभि जीवा, फोकल कॉर्ड कहलाएगी। पांचवा, लेटस रेक्टम, हिंदी में बोलते हैं नाभि लंब। ये क्या होता है? इसको भी लिखें। अक्ष के लंबवत जीवा। अक्ष के लंबवत जीवा जो नाभि से भी गुजरती है। इसको कहते हैं लेटस रेक्टम, नाभि लंब। अक्ष के लंबवत जीवा जो नाभि से भी गुजरती है। फिर अगला आता है द्विकोटि। डबल ऑर्डिनेट। द्विकोटि, डबल ऑर्डिनेट। ये क्या होता है? अक्ष के लंबवत जीवा। तो अक्ष के जो लंबवत जीवा होगी बस वो कहलाएगी डबल ऑर्डिनेट। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो अपने काम के मैंने बिल्कुल अलग अलग बॉक्स में बना के रखे। अक्ष, नियता के लंबवत रेखा होगी, नाभि से गुजरेगी। एक्स अक्ष, वाई अक्ष की बात नहीं कर रहे, शांकव के अक्ष की बात कर रहे। शीर्ष, वक्र का, शांकव का, अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु। दीर्घवृत्त बनेगा तो ये 2 मिलेंगे, परवलय में 1 मिलेगा, अति परवलय में 2 मिलेंगे। फिर आता है केंद्र। केंद्र वो बिंदु होगा जो उससे गुजरने वाली, स्वयं से गुजरने वाली प्रत्येक जीवा को समद्विभाजित करता होगा। नाभीय जीवा, वह जीवा जो नाभि से गुजरती होगी, नाभीय जीवा कहलाएगी, वरना सामान्य जीवा कहलाएगी। नाभिलंब, अक्ष के लंबवत जीवा जो नाभि से भी गुजरती हो। और द्विकोटि, अक्ष के लंबवत जीवा, मतलब द्विकोटि का और नाभीय जीवा का संयुक्त रूप क्या नाभिलंब बन जाता? बिल्कुल। चित्र बनाता हूं मैं, यहां पर थोड़ी सी जगह उपलब्ध है अपने पास। ये y अक्ष, ये x अक्ष, परवलय बनाया मैंने। तो उस परवलय में यह बिंदु कहलाएगा शीर्ष। यह बिंदु क्या कहलाएगा? शीर्ष। किसी दूसरे कलर से लिखते हैं अपन इसको। यह बिंदु क्या कहलाएगा? शीर्ष कहलाएगा। यह लाइन कौन सी लाइन है? यह लाइन है नियता।
यहाँ पर एक बिंदु होगा S, वह बिंदु क्या कहलाएगा? नाभि। ठीक है, लंबवत है ये, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? अक्ष। ऐसी रेखाएं बनेंगी लंबवत, तो ये लाइंस क्या कहलाएंगी? द्विकोटि। ठीक है, ऐसी लाइन बनेगी जो नाभि से भी गुजर रही हो और लंबवत भी हो, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? नाभिलंब। लेटस रेक्टम, नाभिलंब। ठीक है, कोई ऐसी जीवा होगी इस तरह से जो नाभि से गुजर रही होगी लेकिन लंबवत नहीं होगी, तो वह जीवा क्या कहलाएगी? नाभीय जीवा। अब इसमें हम केंद्र को नहीं लिख पाएंगे, केंद्र नहीं बना पाएंगे, केंद्र हमें एक तरह से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मिल गई आपको, अक्ष मिल गया, शीर्ष मिल गया, द्विकोटि मिल गई, नाभिलंब मिल गया, नाभि जीवा मिल गई, अक्ष मिल गई, नियता मिल गई, नाभि मिल गई। चित्र में साफ साफ चीज़ें नजर आ रही हैं। ठीक है, आप इसे बना लीजिए, बहुत काम का चित्र है। तो अब शुरू करते हैं अपन 1 बाई 1। पहला पैराबोला परवलय। परवलय परिभाषा से शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक चलित बिंदु P, एक स्थिर बिंदु S, एक स्थिर रेखा, यहाँ से दूरी, यहाँ से दूरी, यह दूरी M। तो अगर ये PS अपॉन PM कांस्टेंट होता है तो शांकव मिलता है, और ये PS अपॉन PM E के बराबर होता है। E की वैल्यू 1 होती तो परवलय बनता है, इसका मतलब परवलय में PS बराबर PM होगा। इतना कंफर्म हो गया। तो ये दोनों दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? एक चलित बिंदु इस प्रकार गति करता है कि उसकी एक स्थिर बिंदु, जिसे क्या कहते हैं? नाभि, तथा एक स्थिर रेखा, जिसे क्या कहते हैं? नियता, से दूरी समान हो। एक चलित बिंदु इस प्रकार गति करता है कि उसकी एक स्थिर बिंदु नाभि तथा एक स्थिर रेखा नियता से दूरी समान हो, तो बिंदु का बिंदुपथ एक परवलय होता है। बिंदुपथ क्या होगा? एक परवलय होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमने लिखा था PS अपॉन PM, उसमें E बराबर 1 हो जाए और PS बराबर PM हो जाए। ये S क्या है? नाभि, और ये लाइन कौन सी लाइन है? नियता। ठीक है, तो नाभि से और नियता से दूरी आपस में कैसी होगी? बराबर होगी। तो क्या बन रहा होगा? परवलय बन रहा होगा। ठीक है, जनरल इक्वेशन की बात करते हैं। व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन। ठीक है, तो व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन, जब अक्ष y अक्ष के समांतर हो, इसमें भी दो बनेंगे ना। जब अक्ष किसके समांतर हो? y अक्ष के समांतर हो, तो परवलय या तो ऊपर की ओर खुलता हुआ बनेगा या नीचे की ओर खुलता हुआ बनेगा। और इस वाले में जो जनरल इक्वेशन होगा वो होगा y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ऊपर खुलेगा यदि a पॉजिटिव होगा, नीचे खुलेगा यदि a नेगेटिव होगा। मतलब किस पे डिपेंड कर रहा होगा? a पर डिपेंड कर रहा होगा। a के पॉजिटिव होने पर ऊपर की ओर खुलता हुआ परवलय, a के नेगेटिव होने पर नीचे की ओर खुलता हुआ परवलय। फिर
यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। एक्स अक्ष के समांतर हो, जब अक्ष क्या हो, एक्स अक्ष के समांतर हो, तो कुछ ऐसा जा रहा होगा, या तो दाईं ओर खुलता हुआ बन रहा होगा या बाईं ओर खुलता हुआ परवलय बन रहा होगा। उसके लिए होता है x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। मतलब x का द्विघात है तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर खुलेगा, y का द्विघात है तो दाईं ओर या बाईं ओर खुलेगा, डिपेंड करेगा a के पॉजिटिव होने पर और a के नेगेटिव होने पर। ये है परवलय का व्यापक समीकरण। इसके बाद आता है परवलय का मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ये परिभाषा थी। मानक समीकरण स्टैंडर्ड इक्वेशन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये होता है परवलय का मानक समीकरण। और ये परवलय कैसा बनता है, दाईं ओर खुलता हुआ परवलय बनता है इस तरह का। यह x अक्ष, यह y अक्ष, यहाँ पर इसकी नियता होती है, यहाँ पर यह S बिंदु, यह शीर्ष A बिंदु, यह बिंदु M। ठीक है, ये होता है परवलय का मानक समीकरण। y अक्ष हो तो फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay बन जाएगा और परवलय कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब ये ध्यान रखें कि इसमें a कैसा लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव, और इसमें भी a कैसा लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में दाईं ओर खुलता हुआ ही बनेगा। फिर से यहाँ पर एक लाइन m बिंदु, ये a, यह s, ये लाइन क्या कहलाएगी, नियता, ये क्या कहलाएगा, नाभि, ये अक्ष कौन सा, y अक्ष। तो यदि x अक्ष है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होती है। यदि y अक्ष है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू 4ay होती है। अगर a नेगेटिव होगा तो परवलय इधर की तरफ खुलता हुआ बनेगा, नियता इधर चली जाएगी। और इसमें यदि a नेगेटिव है तो परवलय नीचे की ओर खुलता हुआ बनेगा, ऊपर नियता, ये x अक्ष और ये वाला y अक्ष। इस तरह से ध्यान रखें कि अगर a पॉजिटिव है तो दाईं ओर खुलेगा, a पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर खुलेगा, दाईं ओर, ऊपर की ओर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी मानी गई है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। कभी भी किसी सवाल में परवलय नहीं दिया हो, किसी भी सवाल में परवलय नहीं दिया हो और हमें एज्यूम करना, हमें मानना हो कि परवलय क्या है लिया जाए, तो हम कौन सा एज्यूम करेंगे, मानक वाला y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला परवलय ही एज्यूम करके सवाल को हल करेंगे। ठीक है, चलिए ये तो हुआ मानक वाला परवलय। अब इनके सूत्र लिख लेते हैं अपन। ठीक है, जो सूत्र हमारे काम आएंगे, शीर्ष क्या होगा, नाभिलम की लंबाई कितनी होगी, नाभिलम के सिरे क्या होंगे, नाभि के निर्देशांक क्या होंगे, नियता का क्या समीकरण होगा, अपन उनकी बात करते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 सारे फॉर्मूले हम लिख लेते हैं, सभी के लिए लिखेंगे। पर्टिकुलर्स सबसे पहले लिखेंगे y स्क्वायर बराबर 4ax के लिए, फिर y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax के लिए, फिर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए, और फिर x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay के लिए। ठीक है, इनके लिए सभी को हम लिख लेंगे। सबसे पहला शीर्ष, तो शीर्ष इसमें होता है 0,0। इन सभी में शीर्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0, 0,0। ठीक है, सेकंड नाभि, तो इसमें नाभि के निर्देशांक होते हैं a,0, तो इसमें अपने आप x के आगे माइनस लग रहा है तो माइनस a,0 हो जाएगा। ये दाईं ओर खुलता हुआ परवलय है, ये बाईं ओर खुलता हुआ परवलय है। इसमें x और y की अदला बदली हो गई, इसलिए 0,a और ये वाला 0,-a। ठीक है, तीसरा अक्ष,
परवलय का जो अक्ष होगा, इस वाले में x अक्ष होता है तो y बराबर 0, इसमें भी y बराबर 0, इसमें x बराबर 0 और इसमें x बराबर 0। चौथा, शीर्ष पर स्पर्श रेखा। शीर्ष पर स्पर्श रेखा जब हम चित्र बनाएंगे ऐसा चित्र बनेगा, ये y अक्ष होगा, ये x अक्ष होगा, यहाँ पर ये s और यहाँ पर ये लाइन होगी नियता, यह बिंदु M और यह बिंदु A। ठीक है, तो शीर्ष पर स्पर्श रेखा हमें कौन सी लाइन दिख रही है? y अक्ष दिख रही है। तो y अक्ष शीर्ष पर स्पर्श रेखा होगी x बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर इसमें आ जाएगी y बराबर 0, y बराबर 0। अगला देखते हैं पांचवा, नाभिलंब का समीकरण। नाभिलंब का समीकरण। नाभिलंब ऐसी रेखा होती है जो नाभि से गुजरती है और अक्ष के लंबवत भी होती है। ये लाइन होती है नाभिलंब। तो ये नाभि के निर्देशांक आपके पास a, 0 आ गया, तो इसके लंबवत जो रेखा होगी, इस रेखा को क्या हम x बराबर a कह सकते हैं? बिल्कुल। तो ये लाइन क्या हो जाएगी? x बराबर a, इसमें x बराबर -a, इसमें y बराबर a और y बराबर -a। नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक लिखने के पहले हमें नाभिलंब की लंबाई की जरूरत पड़ेगी। नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई होती है 4a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलंब की लंबाई। ठीक है, फिर इसके बाद आवश्यकता होगी नाभिलंब के सिरों की। नाभिलंब के सिरे, तो नाभिलंब में जो x निर्देशांक है वो तो a आया बेटा, यह वाला a और यह वाला भी a। कुल मिला के लंबाई कितनी है? 4a। तो 4a में से आधा ऊपर जाएगा 2a और आधा नीचे आएगा -2a। तो सिरों के निर्देशांक क्या हो गए? a, प्लस -2a। जब इसका y² बराबर -4x लिखते हैं तो x में क्या लग जाता है? माइनस, तो -a, प्लस -2a और ये बन जाएगा प्लस -2a, a और प्लस -2a, -a। तो अगर हम ध्यान से देखें ना इन फॉर्मूले में, तो हमें याद भी करने की आवश्यकता सिर्फ पहले की और तीसरी की है। अगर हम इस दूसरे वाले को याद ना करें और चौथे वाले को याद ना करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारी ज़रूरत वाला सिर्फ कौन सा है? पहला और चौथा। क्यों? क्योंकि जो ये वाला है दूसरा, ये पहले में माइनस लगाने से आ जाता है, x के आगे क्या लगा दो? माइनस, वो बन जाएगा। और वो चौथा कब बन जाता है? जब तीसरे में आगे क्या लगा दो? माइनस लगा दो। ठीक है। आठवां, नियता का समीकरण। नियता लाइन जो थी वही चित्र में बनी हुई है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? a और यह दूरी भी कितनी होगी? a। तो नियता का समीकरण बन जाएगा x = -a। ठीक है, तो इसमें होगा x = -a, तो इसमें होगा x = a। इस वाले में मिलेगा आपको y = -a और यहाँ y = a। ठीक, फिर 9 नंबर, प्राचलिक बिंदु। प्राचलिक बिंदु इस वाले में होता है at², 2at। पहला हमने याद कर लिया ना, तो दूसरे को याद करने की आवश्यकता नहीं, x में माइनस लगा दो। वो क्या बन जाएगा? -at², 2at। x और y की अदला बदली कर दो, 2at, at², फिर y में नेगेटिव लगा दो, तो ये हो जाएगा 2at, -at²। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूले बनते जा रहे हैं। और लिखते हैं आगे, x1, y1 की नाभीय दूरी, किसी बिंदु x1, y1 की नाभीय दूरी यह होती है x1 + a, इसमें हो जाएगी -x1 + a, इसमें y1 + a, -y1 + a। नाभीय दूरी कोई भी एक बिंदु है, बिंदु P, दूसरे कलर से अपन बनाते हैं इसको, बिंदु P।
एक बिंदु P x1 y1 की नाभि से दूरी, यह दूरी की बात की जा रही है, नाभि दूरी। तो बिंदु P कितना है x1, y1, इसकी दूरी की बात की जा रही है। परवल है y स्क्वायर बराबर 4ax1 पर स्थित है, तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1 होगा। ठीक है, नाभि दूरी क्या होगी, x1 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो कितना बन गया, x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax1 प्लस y1 स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, 4ax1 का अंडर रूट। इसको हल करोगे तो वो x1 प्लस a आ जाता है। इस तरीके से आपको नाभीय दूरी मिलती है x1 प्लस a। तो किसी बिंदु x1 y1 की नाभीय दूरी x1 प्लस a माइनस x1 प्लस a, y1 प्लस a माइनस y1 प्लस a। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सब अपने बहुत काम के हैं, इन सभी को याद करना बहुत जरूरी है। शीर्ष एवं नाभि के मध्य दूरी, ये भी बहुत काम का है। वैसे दिख रहा है आपको कि शीर्ष अगर 0 0 है और नाभि a, 0 है तो उनके मध्य की दूरी कितनी होगी, a। तो शीर्ष व नाभि के मध्य की दूरी a। ठीक है, ये दूरी कितनी हो जाएगी, a। अगला पॉइंट, परवलय का समीकरण जबकि शीर्ष 0, 0 नहीं हो, परवलय का समीकरण जबकि शीर्ष 0, 0 नहीं हो, h, k हो। जो परवलय का शीर्ष है वो क्या हो, h, k हो। तो क्या लिखेंगे, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a इंटू एक्स माइनस एच। तो इस वाले में क्या बन जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के, और इसमें बन जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a इंटू वाई माइनस के। इस तरीके से ये बन जाएगा। क्लियर, ये आप नोट कर लीजिए, सारे आपके बहुत काम के पॉइंट्स हैं। जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 21 799, अर्थात 1800 21 21 799। थैंक यू।